नमस्कार, मैं डॉक्टर समता ओरडिया, प्रोजेक्ट फेलो, डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट एक बार फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी के टैक्स लिटरेसी मिशन के तहत एक नए टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शूरवीर सिंह भानावत सर, आप डीन यूसीसीएमएस एमएलएसयू हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे कुछ अर्लियर वीडियोज जो थे हमने जो टैक्स लिटरेसी मिशन के तहत बनाए, उन पर से स्टूडेंट्स का सजेशन आया है कि आप जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर क्या टैक्स लायबिलिटीज बनती हैं उन पर डिस्कस करिए। तो सर उसी सजेशन को ध्यान में रखते हुए सर आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। सर अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने जो है प्राइवेसी कॉइन्स पर बैन लगा दिया सर। तो ये हम जानना चाहेंगे कि इस केस में क्या टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी। तो सर सबसे पहले तो यह बताइए सर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये है क्या सर? समता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है वो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का जो फंडिंग होता है उससे लड़ने वाली एक सेंट्रल एजेंसी है। अच्छा। जहां पर भी इनको डाउटफुल ट्रांजैक्शंस नजर आते हैं उनका पता लगाते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। तो एफआईओ एक ऐसी की संस्था है जो नवंबर 2004 के अंदर सरकार ने इसको स्टैब्लिश किया था। और आज की डेट में क्या है कि जब भी ये मतलब मेन फंक्शन क्या होता है इनका, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसके तहत कोई भी एनबीएफसी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म या फिर रियल एस्टेट कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है या डाउटफुल ट्रांजैक्शन होता है तो इन एजेंसीज को एफआईओ को रिपोर्ट करना होता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ हुए हैं। और उनमें कोई डाउटफुल है तो ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो ये एफआईओ एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग को कंट्रोल करने की संस्था है। तो सर अभी हाल ही में एफआईओ ने जो है वो प्राइवेसी कॉइन्स पर बैन लगा दिया। हाँ। तो ये सर प्राइवेसी कॉइन्स क्या है? इसको समझने पहले आप ये समझ लें कि ये 8 जनवरी 2026 को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने उन सभी एक्सचेंजेस को कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से प्राइवेसी कॉइन्स के विड्रॉवल, डिपॉजिट और ट्रेडिंग पर बैन लगा दें, रोक लगा दें। क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं उनको एफआईओ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो एफआईओ ने उस पर रोक लगाने की बात कर दी। अब आपने पूछा प्राइवेसी कॉइन होता क्या है? जी सर। तो आप थोड़ा सा इसको लेमन की लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉइन है या कॉइन्स जितने भी हैं वो पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा अलग है। क्रिप्टो करेंसी में जो बहुत पॉपुलर है वो मेनली कौन से हैं? बिटकॉइन है ना। लगभग 18,000 कॉइन हमारे यहाँ चलती है। और कहीं कहीं तो एक्सचेंजेस के ऊपर 600, 650 क्रिप्टो करेंसी चलती है। तो ये कि बिटकॉइन थोड़ा अलग है। अलग कैसे? जहां पर क्या है, सभी लेन देन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं जी। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर करते हैं, ब्लॉकचेन पर करेंगे और में दिखाई भी देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कुछ कोडिंग करके आपकी पहचान को छिपाया जाता है जी। तो इसमें क्या है कि सेंडर यानी पैसा भेजने वाला, पैसा प्राप्त करने वाला, कितनी राशि आपने ट्रांसफर की और आपके वॉलेट में बैलेंस कितना है, इन चारों चीजों को हम क्रिप्टोग्राफिक करके इसको हम छिपा देते हैं। और क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक जो यूज करते हैं उसमें मेनली क्या कहते हैं, रिंग सिग्नेचर यूज करते हैं, जीरो नॉलेज प्रूफ जिसको यूज करते हैं या इसको हम स्टिकिंग का कहते हैं। ये टेक्निक यूज करके इनकी ट्रांजैक्शन की गोपनीयता को छिपा देते हैं। हमें ये पता लगता है ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कितना हुआ नहीं होता। ये प्राइवेसी कॉन्सेप्ट है। सर क्या एग्जांपल है कुछ? हाँ, एग्जांपल है। देखिए प्राइवेसी कॉइन्स की हम बात करें तो प्राइवेसी कॉइन्स में मोनेरो, जीकेश, देश, ये कुछ उदाहरण है। जैसे मोनेरो की हम बात कर रहे हैं तो मोनेरो ने क्या किया, रिंग सिग्नेचर की टेक्निक के थ्रू क्रिप्टोग्राफिक अप्लाई कर रखा है ना। ऐसे डस्ट ने क्या कर रखा, प्राइवेट सेंड टेक्निक से उसने को रिप्लाई कर रखा है। तो ये भारत में ही चल रहा है, लेकिन अभी भारत में लीगल स्पष्ट नहीं है। तो अभी सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए सरकार ने क्या किया, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो सर ये प्राइवेसी कॉइन्स जहां आप कह रहे हैं कि अब बैन लगा दिया है, दैट मीन्स नो मोर फर्दर यू कैन लाइक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, जो भी है चीजें। तो ये कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर ये प्राइवेसी कॉइन्स हो रहे हैं? हाँ, देखिए प्राइवेसी कॉइन्स का जो मेनली जो इंडिया के अंदर है, आप वुडरेक्स है, अच्छा, वाजीरेक्स है,
आपका कॉइन स्विच है। जी। तो होता है कि ये कॉइन्स कई लेन देन को मिलाकर जी। या यूजर्स की पहचान को मास्क लगा करके अनट्रेसेबल कर देते हैं। अच्छा। यानी जिसमें सेंडर है, रिसीवर है, जो भी है ना, तो ये क्या करता है, उस पर मास्क लगा देता है। मास्क तो मतलब क्रिप्टो के थ्रू उसको कोडिंग लगा दिया जाता है, तो उससे ट्रेसेबिलिटी को असंभव बना देते हैं। इसलिए इलीगल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप भारत की जब बात कर रहे हो, तो भारत में सबसे एक मैं आपसे शेयर करूं, मुड्रेक्स है। तो मुड्रेक्स एक भारतीय क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म है। ओके। और यहां पर लगभग जो यूजर्स हैं वो बिटकॉइन, इथेरियम और 650 प्लस क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन इस पर करते हैं। और इस पर लगभग 30 लाख यूजर्स काम कर रहे हैं। 30 लाख यूजर्स इस पर लगे हुए हैं और ये इसमें यूज करते हैं। तो ये मुड्रेक्स जो है, तो मुड्रेक्स ने क्या किया, 30 जनवरी को, क्योंकि 8 जनवरी को उसमें FIU ने कहा और 30 जनवरी ने कहा कि हमारे यहाँ पर हमने प्राइवेसी कॉइन्स को डीलिस्टिंग कर दी। ठीक। तो सर मुड्रेक्स को FIU को फॉलो करना है और उसको करने के बाद उन्होंने प्राइवेसी कॉइन्स को डीलिस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं, आप कह रहे 30 लाख यूजर्स हैं, तो उन्होंने वो कॉइन्स में इन्वेस्ट किया होगा ना, अब उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर जनरेट होगी सर? यस सर, टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट होता है डीलिस्टिंग ऑफ प्राइवेसी कॉइन्स। जी। As soon as Mudrex declares the delisting of the privacy coins, no tax liability is being arised. ओके। क्योंकि इसमें इन्वेस्टर ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है जी। और इन्वेस्टर के प्राइवेसी कॉइन्स उसके लिस्टेड, उसके एक्सचेंज में पड़े हुए हैं जी। और कोई ट्रांजेक्शन, उसको डीलिस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप जमा नहीं करा सकते और ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए डीलिस्टिंग के लिए कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। नंबर 2, अब आपने डीलिस्टिंग कर दिया तो आपने इसको होल्ड करके रखना, आपने उचित समझा, तो होल्ड रखिए। होल्ड करके रखेंगे तो भी कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि होल्ड किया है तो ट्रांजेक्शन तो हो नहीं, आपके वहां अकाउंट वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ, वॉलेट में किया हुआ, तो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तीसरा केस, यदि मुड्रेक्स यानी वो क्या करता है, फोर्स कन्वर्जन बाई एक्सचेंज। अच्छा। यानी मुड्रेक्स क्या करता है, इस प्राइवेसी कॉइन्स को दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दे। एक प्राइवेसी कॉइन्स को दूसरे क्रिप्टो करेंसी में या रुपीज में या स्टेबल कॉइन में चेंज कर दिया। तो चेंज करते ही ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन होती ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होती टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। और उस केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट 30% टैक्स करेंसी पे लगता है। तो 30% टैक्स लगेगा, प्लस आपके सरचार्ज लागू हो रहा तो देना ही है, प्लस एजुकेशन और हेल्थ सेस आपके लगे वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर इनको फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दे तो? हाँ, कोई बात नहीं, वो भी कर सकता है। जी। मतलब आपने अपने पर्सनल वॉलेट में आपने ट्रांसफर करा लिया उसको, आपने कहा कि जो पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए, तो पर्सनल वॉलेट में रखेंगे तो टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। अच्छा, पर्सनल वॉलेट में नहीं लगेगी। पर्सनल खुद से ट्रांजेक्शन कैसे करता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, मुड्रेक्स के ऊपर जो मेरे प्राइवेसी कॉइन्स पड़े थे उसको मैंने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर करा दिया, वॉलेट में पड़ा हुआ है, नो टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यदि पर्सनल वॉलेट से या मुड्रेक्स से मैंने फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया, सेल ऑन फॉरेन टैक्स में ट्रांसफर कर दिया, और आप रेजिडेंट हैं तो ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस केस में। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल जितने उस कैटेगरी में आता है प्राइवेसी कॉइन्स भी, तो उस पर 30% फ्लैट टैक्स लग जाएगा और आपको उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको टैक्स रिटर्न के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। हमने पहले वीडियो में समझाया था आपको क्या फॉरेन एसेट डिस्पोजल करना होगा, डिस्पोजल नहीं करना सिविल लायबिलिटी पेनल्टी। यस। अगर इन ट्रांजेक्शन से मुझे कोई लॉस हो तो वो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम टैक्स? ना, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन का कोई सेट ऑफ नहीं होता है। प्रॉफिट है तो टैक्स दीजिए, लॉस है तो भूल जाइए, नो कैरी फॉरवर्ड, नो सेट ऑफ। यस। और इन ट्रांजेक्शन में टीडीएस भी लगता है? यस, टीडीएस लगता है, टीडीएस ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन लगता है। यहाँ पर क्या होगा कि बायर को 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि उसकी 50,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा ट्रांजेक्शन वैल्यू है तो देना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बता दो आप, जो इसमें चेंज आया है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जनवरी 26 में, इसी जनवरी 26 में हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 26 लागू हो गया 1 अप्रैल से, तो रूल्स भी बन गए, इनकम टैक्स एक्ट रूल्स बन गया। उस रूल्स में एक अमेंडमेंट किया सीबीडीटी ने 8 मार्च 2026 को। क्या अमेंडमेंट किया कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रिप्टो एसेट्स, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा। यदि फाइनेंशियल डिस्क्लोज करेंगे, इसके लिए सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का सेक्शन 114F, 114G
एक्चुअली एज में चेंज किया है, तो ये भी इसमें हमें ध्यान रखना होगा। तो रूल्स भी चेंज हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रिपोर्ट करनी होगी। ये मेजर चेंजेस है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर टैक्स लायबिलिटी ये सब जनरेट हो रही है तो ये स्क्रूटनी विंडो भी जो है सर, ये कितने टाइम तक हाँ, स्क्रूटनी विंडो इसमें ये है कि स्क्रूटनी विंडो के केस में ध्यान रखें कि यदि 50 लाख से कम है आपका केस, क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन का, तो टैक्स अथॉरिटी रीओपन कर सकती है 3 साल 3 महीने के अंदर अंदर तक जी। और 50 लाख से ऊपर है तो 5 साल और 3 महीने का स्क्रूटनी विंडो रहती है। 5 साल 3 महीने के अंदर यदि कोई बात हो, केस रीओपन भी हो सकता है। तो लास्ट में आपको समराइज कर दें। जी सर। तो लास्ट में हम समरी करके कह देते हैं कि कब टैक्स नहीं लगता है, कब टैक्स लगता है। तो व्हेन डज टैक्स अप्लाई? पहला, ओनली व्हेन क्रिप्टो एसेट इज ट्रांसफर्ड सोल्ड फॉर इंडियन रुपी, आप इंडियन रुपी में ट्रांसफर कर दिया, एक्सचेंज फॉर अनदर क्रिप्टो एंड फोर्स कन्वर्जन बाय एक्सचेंज, इन 3 केसेस में आपको टैक्स देना पड़ेगा जी। नाउ क्रिप्टो इज नॉट टैक्स्ड, कंपनी का ऑन मेयर होल्डिंग, आपने होल्डिंग किया होल्ड करा हुआ है, को टैक्स नहीं देना होगा। नहीं है। ट्रांसफर टू प्राइवेट वॉलेट, तो आप अपने प्राइवेट वॉलेट ट्रांसफर को टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। अब टैक्स रेट कितनी लगेगी? टैक्स ऑन क्रिप्टो 30% फ्लैट टैक्स रेट लगती है और उसके अंदर इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स स्लैब, तो स्लैब लागू नहीं होगी और सरचार्ज लगेगा, हेल्थ टैक्स लगेगा, सब हेल्थ प्लान सब कुछ लगेगा, ठीक है। तीसरी बात, लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ नहीं है, सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। चौथी बात, टीडीएस 1% टीडीएस लग जाएगा। तो ये एक क्लिष्ट हो गया टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंटायर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, शायद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसा बताया कि लाइक काफ़ी यूजर्स जो है वो प्राइवेसी कॉइन्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो इस टैक्स लायबिलिटी को उनके इसमें कैसे जनरेट होगी उसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए और एक क्रिस्प नोट में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।